Talk back on. PowerPoint. Gia Clue. Oraya. Saved. Double tap to activate. Gia. Clue. Oraya. Saved. Tell. Me. Present. Share. Button. Undo. Button. Redo. Button. Disable. Undo. Share. Button. Present. Button. Toolbar shown. Double tap landscape. Slide 1 of 16. Slide 1. Title text box. Subtitle text box. Who is temp audio recording M4A. Audio. हेलो गाइज, आज हम आप लोगों के समक्ष एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है गिफ्टेड चिल्ड्रेन अथवा प्रतिभाशाली बच्चे। तो इस संदर्भ में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। हेलो गाइज, आज हम आप लोगों के समक्ष एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है गिफ्टेड चिल्ड्रेन अथवा प्रतिभाशाली बच्चे। तो इस संदर्भ में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। हेलो गाइज, माई सेल्फ शिव कुमार। आज आप लोगों के समक्ष मैं एक टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का नेम है प्रतिभाशाली बच्चे। तो इस टॉपिक के संदर्भ में हम लोग समझेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, इनका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार, समस्याएं और समाधान, अर्थात इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को विस्तृत रूप से समझते हैं। अब हम प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड चिल्ड्रेन के संदर्भ में जो बात कर रहे थे, अब प्रस्तावना की बात करते हैं। तो प्रतिभाशाली क्या होते हैं? ये किसी भी समाज का धरोहर होते हैं, अर्थात ये किसी भी समाज में वो व्यक्ति होते हैं जो समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। ये अपने प्रतिभा और बुद्धि से किसी भी समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर समाज में किसी प्रकार की कुरीतियाँ हैं, किसी प्रकार की कोई अंधविश्वास है या समाज में कोई दूसरी दिशा की तरफ अगर किसी प्रकार से समाज जा रहा है तो उसको नई दिशा देने का ये कार्य करते हैं। ये भावी जीवन का एक लीडर होते हैं, जो बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली, वो फ्यूचर में एक लीडर के रूप में उभरते हैं तथा इनमें वो क्षमता होती है जो किसी भी समस्या या किसी भी कार्य को सॉल्व करने का इनके पास सृजनात्मक गुण होता है। तो ये थी प्रतिभाशाली बच्चों की प्रस्तावना। अब हम आगे बात करेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में हम बात करें तो प्रतिभाशाली बच्चे किसी भी समाज का एक अमूल्य धरोहर होते हैं। इनमें वो गुण होता है जो किसी भी समाज को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। ये किसी भी कार्य को मौलिक रूप से सोचते हैं तथा उसके समाधान पे वो जब पहुंचते हैं, जब उसको मौलिक रूप से उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं, उसकी जड़ों में पहुंच करके ये समाधान करते हैं। यदि हम प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में हम अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो प्राचीन काल से और वर्तमान काल तक के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन्हें समाज में प्रतिष्ठा मिलती रही है। अगर प्राचीन काल में देखें, यदि हम महाभारत काल में देखें तो महाभारत काल में प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में भी कई बातें मिलती हैं। उनमें से है अर्जुन जैसे हुए, कर्ण हुए, एकलव्य हुए। तो इन लोगों को भी समाज में एक प्रतिष्ठा मिली थी। अगर हम पौराणिक काल में देखें तो उसमें भी अष्टावक्र का जैसे जिक्र आता है। तो अष्टावक्र एक दिव्यांग थे, फिर भी उनकी प्रतिभा का आदर किया जाता था। अगर हम प्राचीन काल में देखें तो मौर्य काल में जैसे चाणक्य हुए, और इधर आते हैं 7वीं शताब्दी में तो वहाँ पे हम देखते हैं तो उनमें भी जैसे है, अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट हुए, वारामिहिर हुए। तो इस प्रकार के जो भी विचारक थे, जो भी विद्वान थे, तो उनका समाज में आदर भाव था। अगर हम वर्तमान मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में भी हमें ऐसे प्रतिभाशाली लोग देखने को मिलता है जिनका राज दरबार में भी आता था। उनमें से तानसेन थे, बीरबल थे। तो ये लोग भी प्रतिभाशाली होने के साथ साथ समाज में इनकी प्रतिष्ठा थी। कुछ ऐसे विद्वान की बात करते हैं जो
बहुत बड़े अपने आप को प्रतिष्ठित पद पे पाए। उनमें से रामानुजन जो एक गणितज्ञ थे, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो उसमें लियोनार्डो दा विंची, ये भी एक ऐसे चित्रकार थे जिनको बहुत ख्याति प्राप्त है। अब अगर हम वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो सुभाष चंद्र बोस हुए, उसके अलावा भीमराव अम्बेडकर, ऐसे आदि विद्वान हुए जिनके द्वारा समय समय पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया और समाज उनको स्वीकार करके उनकी प्रतिष्ठा का आदर मानती थी और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखती थी। तो ये है प्रतिभाशाली बच्चों का एक संक्षिप्त परिचय, तो प्रस्तावना। तो इस संदर्भ में हम और भी चर्चा करेंगे टॉपिक के आधार पे। तो अब हम गिफ्टेड बच्चों का अर्थ समझ लेते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है। ये सामान्य बच्चों की अपेक्षा इनकी बुद्धि जो है अधिक विकसित होती है। इनका IQ जो है वो 140 प्लस होता है। ये भी किसी भी कार्य को या भी किसी भी चीज को जो देखने का नजरिया होता है उसके मौलिक स्वरूप में जाकर देखते हैं तथा उसका समाधान के निकालने का जो इनका तरीका होता है वो सृजनात्मक होता है, अर्थात किसी भी समस्या को ये कई प्रकार से निकालते हैं तथा ये किसी भी कार्य को समाधान करने के लिए थोड़े ही समय में सॉल्व कर लेते हैं तथा उसका समाधान निकाल लेते हैं। तो ये गिफ्टेड बच्चों का अर्थ था। अब हम प्रतिभाशाली बच्चों की परिभाषाएं समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टर्मन के अनुसार। टर्मन ने प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में कहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनकी IQ 140 से अधिक होती है। इन्होंने बुद्धि को ज्यादा जोर दिया है। दूसरा हम मानते हैं गार्डनर के अनुसार। तो गार्डनर ने प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में कहा है कि प्रतिभाशाली केवल IQ तक ही सीमित नहीं है बल्कि उस बच्चे को हम प्रतिभाशाली कह सकते हैं जिसमें नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक, शारीरिक यानी बॉडी कैनेस्टिक और म्यूजिकल यानी संगीतिक तथा इंट्रावैयक्तिक यानी अंतःवैयक्तिक बुद्धि होने के कारण भी उस बच्चे को हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कह सकते हैं। अब हम NAGC के अनुसार देख लेते हैं। NAGC ने कहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिसके अंदर कलात्मक के साथ साथ सृजनात्मक गुण होता है तथा ये बच्चे नेतृत्व क्षमता करने की इनमें ताकत होती है या ये बच्चे नेतृत्व क्षमता में तीव्र होते हैं, माहिर होते हैं। तो ऐसे बच्चे को हम प्रतिभाशाली बच्चे कह सकते हैं। अब हम प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताओं के बारे में आइए देखते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चों की वैसे कई विशेषताएं हैं, लेकिन हम प्रमुख विशेषताओं को यहाँ समझेंगे। तो इनमें से नंबर 1 है तेज सीखने की क्षमता। इन बच्चों में क्या होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को ये जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि इनमें वो गुण होता है कि ये किसी भी समस्या को जल्दी पकड़ लेते हैं। तो इनमें सीखने की क्षमता जो है वो ज्यादा होती है। नंबर 2 पॉइंट है रुचि और जिज्ञासा। इन बच्चों में किसी भी कार्य को करने की रुचि अधिक होती है तथा उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है तथा किसी भी चीज को सीखने की, जानने की इनमें वो जिज्ञासा बनी रहती है। इसीलिए ये बच्चे क्या करते हैं, किसी भी कार्य को जल्दी से सीख जाते हैं या इनमें जल्दी वो समाधान निकालने की क्षमता होती है। नंबर 3 पॉइंट है, इसमें है असाधारण स्मरण शक्ति। इन बच्चों में क्या होता है कि इनकी जो लर्निंग जो गुण होता है यानी सीखने की क्षमता के साथ साथ इनमें जो स्मरण याद करने की जो क्षमता होती है वो लॉन्ग टाइम तक होती है क्योंकि ये किसी भी चीज को ज्यादा समय के लिए अपने मेमोरी में रख पाते हैं, तो इनकी स्मरण क्षमता अधिक होती है। अगला जो पॉइंट है नंबर 4 है, इनमें क्या होता है रचनात्मक और मौलिक सोच। ये किसी भी समस्या को या किसी भी चीज को जो उनका देखने का नजरिया होता है वो रचनात्मक होता है। अगर कोई समस्या हो तो उस समस्या को ये कई तरह का हल निकाल लेते हैं तथा वो किसी भी वस्तु हो या किसी भी समस्या हो
उसके जड़ में जाकर सोचते हैं तथा उसके जड़ को सोचने के साथ उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। नंबर 5वां पॉइंट है नेतृत्व करने की क्षमता। क्या होता है, इन बच्चों में नेतृत्व का गुण होता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें प्राकृतिक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता होती है और किसी भी ग्रुप को, किसी भी समाज को वो लीड कर लेते हैं। अगला नंबर 6वां पॉइंट है, इनमें क्या होता है कि सामाजिक भावनात्मक क्या होता है, संवेदनाएं होती हैं। ये बच्चे प्रतिभाशाली तो होते हैं, इन बच्चों में क्या होता है, सामाजिक रूप से ये प्रत्येक व्यक्ति को मतलब क्या जरूरत है, प्रत्येक व्यक्ति या ग्रुप को ये भली भांति उनकी भावनाओं को परख लेते हैं। भावनाओं को परखने के साथ साथ उसका समाधान निकाल लेते हैं और समाज को किस दिशा में ले जाना है या समाज की मांग क्या है, ये मतलब उनके अंदर ये गुण होता है कि वो उनके भावनाओं को ये समझ लेते हैं। जो 7वां पॉइंट है, इनमें क्या होता है, आत्म प्रेरित। ये व्यक्ति क्या होते हैं, इनके अंदर स्वयं किसी भी चीज को लेकर उनके अंदर से आवाज आती है, ये अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, आत्म प्रेरित होते हैं। ये जो उनका अंदर, जो उनका अंतर मन कहता है, वो इसी हिसाब से काम ये करते हैं। अगला 8वां पॉइंट है, इनमें क्या ये बच्चे क्या होता है कि इनमें ये स्वयं इंडिपेंडेंस थिंकर होते हैं। मतलब ये किसी के भरोसे कोई कार्य नहीं करते, बल्कि ये अपने माइंड से सब कुछ सोचते हैं। जो भी कार्य करते हैं, जो भी समस्या का समाधान निकालते हैं, वो किसी से हेल्प ना कर करके ये स्वयं उसको हल करते हैं तथा अपने माइंड, अपने भरोसे ही किसी कार्य को करते हैं। आइए हम प्रतिभाशाली बच्चों के प्रकार देखते हैं कि इन बच्चों को किस आधार पर मतलब इनके प्रकारों को डिवाइड किया गया है। तो इसमें नंबर 1 है बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली। बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली के अंतर्गत वह बच्चे आते हैं जो अपनी बुद्धि के द्वारा, मतलब ये अपनी बुद्धि में ही तीव्र होते हैं तथा अपनी बुद्धि के माध्यम से ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं तथा वो किसी भी कार्य को, किसी भी समस्या को अपनी बुद्धि के द्वारा ही समाधान करते हैं। नंबर 2 है सृजनात्मक रूप से प्रतिभाशाली। ये किसी भी कार्य को या भी किसी समस्या को अलग अलग ढंग से हल करते हैं तथा इनमें किसी भी कार्य को सोचने का तरीका होता है वो विविध होता है। इनमें कई प्रकार से किसी भी समस्या का समाधान करने का इनके अंदर तरीका होता है। तो इस प्रकार से ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 है कि शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली। अब शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली वही बच्चे होते हैं जिनके जो कि अपने ना कि बुद्धि से तो होते हैं, साथ साथ ये अपनी शारीरिक क्षमता के आधार पर भी प्रतिभाशाली होते हैं। इनमें वो गुण होता है जो बॉडी कैनेस्टिक होती है, जो शारीरिक क्षमता, कला तथा ये इनमें डिजाइन या फिर फाइन आर्ट इस प्रकार से, या फिर मतलब बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं या फिर बहुत से ऐसे तैराक हैं या फिर जिम्नास्टिक हैं, तो उनमें वो शारीरिक क्षमता होती है जो अपने शारीरिक क्षमता के आधार पर वो प्रतिभाशाली होते हैं। अगला जो पॉइंट है, इनमें क्या होता है कि नंबर 4 पॉइंट है कि सामाजिक एवं नेतृत्व क्षमता। सामाजिक रूप से वह व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं जो समाज को समझते हैं तथा एक निश्चित ग्रुप के अंदर रह करके वो उस ग्रुप को संचालित करते हैं। इनमें लीडरशिप का गुण होता है जिससे वे समाज को, अपने ग्रुप को संचालित करते हैं। नंबर 5वां पॉइंट है विषय विशेषज्ञता। ऐसे विषय विशेषज्ञता से तात्पर्य क्या है कि ये बच्चे जो किसी विषय विशेष में पारंगत होते हैं, इनमें किसी विशेष विषय को लेकर इनमें ज्यादा नॉलेज होता है, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो या फिर सोशल साइंस हो या फिर कोई भी ऐसा विषय, इनके अंदर वो गुण होता है जो किसी विषय में ये ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। अगला पॉइंट है कि वैज्ञानिक रूप से प्रतिभाशाली। अगला जो है, तो इस प्रकार के बच्चों में वैज्ञानिक क्षमता का गुण होता है, अर्थात ये लोग रिसर्च, शोध कार्यों में ज्यादा सफल होते हैं। ये लोग इन्वेंशन में ज्यादा इनका क्यूरियोसिटी होता है, इसीलिए ये बच्चे वैज्ञानिक क्षेत्र में अग्रसर
को वर्गीकरण करने का आधार देखते हैं कि किन आधारों पर इन बच्चों को वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इसमें नंबर 1 है बौद्धिक योग्यता के आधार पर। ऐसे बच्चे जो बुद्धि यानी बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, जिनका जो है वो दिमाग तीव्र होता है, जो अपने दिमाग के आधार पर किसी भी कार्य को करना पसंद करते हैं, तो इन प्रकार के बच्चों को हम बौद्धिक योग्यता के आधार पर इनको वर्गीकरण करते हैं। अगला जो पॉइंट है नंबर 2 है वो शैक्षिक अभिक्षमता के आधार पर। अब शैक्षिक अभिक्षमता क्या होता है? ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनमें शिक्षा का स्तर उच्च होता है, जो पढ़ने लिखने में ज्यादा दक्ष होते हैं, ज्यादा कुशल होते हैं, जिनमें पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुशलता या उनकी जिज्ञासा उसमें अधिक होती है, वो पढ़ने लिखने में अग्रसर होते हैं, ऐसे बच्चों को हम शैक्षिक अभिक्षमता के आधार पर रखते हैं। नंबर 3 है कि इनमें क्या होता है क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिविटी थिंकिंग। नंबर 3 है क्रिएटिविटी थिंकिंग। ये किसी भी समस्या को या किसी भी कार्य को जो इनमें सोचने समझने की क्षमता होती है, ये क्रिएटिव होते हैं तथा किसी भी कार्य को उन्होंने विभिन्न रूप से समझते हैं तथा उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इनके अंदर सृजनात्मक गुण पाया जाता है। अगला जो है नंबर 4 पॉइंट है, इनमें है कि दृश्य, ठीक है, दृश्य और प्रदर्शन कला में माहिर होते हैं। ये व्यक्ति दृश्य और प्रदर्शन कला अर्थात इनमें अभिनय की क्षमता होती है, इनमें फाइन आर्ट यानी चित्रकला, मूर्ति कला, इस प्रकार की कलाओं में ये प्रवीण होते हैं। तो इन लोगों को दृश्य एवं प्रदर्शन कला के अंतर्गत इस ग्रुप में रखा जाता है। नंबर 5वां पॉइंट है नेतृत्व क्षमता के आधार पर। अब नेतृत्व क्षमता क्या है? इस प्रकार के या इस जो ये वर्ग है, इन वर्गों में वह बच्चे आते हैं जो कि लीडरशिप का काम करते हैं, जैसे MP, MLA, नेता जो भी है ये नेतृत्व क्षमता करते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें ये गुण देखने को मिलता है। अब आइए हम देखते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों का यदि हम प्रोफाइल बना रहे हैं, उनकी प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं, तो किस आधार पे हम प्रोफाइल बनाएंगे। तो उसमें नंबर 1 पॉइंट है सफलता। तो प्रतिभाशाली बच्चों का हमें क्या देखना है कि उनकी सफलता की क्वालिटी क्या है। वो किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में वह एक सफल व्यक्ति होते हैं, तो उनकी सफलता का परसेंटेज, उनकी सफलता का आधार, उनकी क्वालिटी को देख करके ही हम उनकी प्रोफाइल तैयार करते हैं। अगला है नंबर 2 है कि चैलेंज। ये बच्चे क्या होता है किसी भी कार्य को, मतलब किसी भी कार्य को, किसी भी समस्या से घबराते नहीं है, बल्कि उस चुनौती का सामना करते हैं। तो इनमें चुनौती का सामना करने की क्षमता होती है, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है कि अंडरग्राउंड, अर्थात क्या होता है ये बच्चे अंतर्मुखी होते हैं। इनका गुण जो है वो बाहर दिखाई नहीं देता, ये अपने आप में स्वयं उस गुण में माहिर होने के साथ साथ इनका गुण ऊपर से हम देख नहीं सकते। नंबर 4 पॉइंट है कि ये लर्निंग चैलेंजेस होते हैं। ये किसी भी समस्या को या भी किसी भी बात को हूबहू स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उस किसी भी समस्या हो या किसी भी बात हो, किसी भी कार्य को ये एक अलग तरह से सोचते हैं तथा उस पर वो वाद विवाद अपने आप से करते हैं, सामने वाले से करते हैं, उसके बाद फिर एक निष्कर्ष तक निकलते हैं। नंबर 5वां पॉइंट है इनमें ये स्वतंत्र चिंतक होते हैं, ठीक है। ये किसी भी कार्य को, किसी भी समस्या को ये अपने आप से सोचते हैं तथा आत्म मंथन करते हैं, उसके बाद किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो इन सभी आधारों पर हम किसी बच्चे की प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रेन या प्रतिभाशाली बच्चे को हम क्षेत्र देखते हैं, यानी किस आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि ये बच्चा प्रतिभाशाली है।
यानी किसी व्यक्तित्व के अंदर हम क्या देखेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चों की क्वालिटी क्या है, क्या देखते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चा है। तो हम किसी भी व्यक्तित्व के अंदर जो दृष्टिगोचर होता है प्रतिभाशाली का, उसको हम देखते हैं। तो उसमें से सबसे प्रथम जो है प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर वो क्या पाया जाता है, तो उनमें क्या पाया जाता है, उनमें है नंबर 1 अगर हम देखेंगे तो इनमें क्या होता है, बौद्धिक रूप से क्षमता, नहीं बौद्धिक क्षमता सबसे पहले देखते हैं कि ये बच्चे क्या होते हैं, ये बौद्धिक रूप से सशक्त होते हैं। इनमें जो बुद्धि होती है वो तीव्र होती है सामान्य बच्चों की अपेक्षा। इसीलिए हम इन बच्चों में क्या देखते हैं कि उनकी बुद्धि की तीव्रता देखते हैं कि उसकी सोचने समझने की क्षमता कैसी है। दूसरा जो पॉइंट है वो सृजनात्मक सोच देखते हैं। दूसरा जो इसका आधार है क्षेत्र, वो उस बच्चे में किस प्रकार का समस्या का समाधान करने का तरीका है। तो ऐसे बच्चों में सृजनात्मक सोच होती है, किसी भी चीज को सोचने का नजरिया वो अलग होता है। कई तरीके से वो लोग किसी भी समस्या हो या कार्य को सोचते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, इनमें क्या होता है, कलात्मक कौशल होता है। जो सृजनात्मक, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें कलात्मक कौशल होता है। वो किसी भी कार्य को करते तो हैं लेकिन उनमें एक अलग तरीके से करने की क्षमता होती है। ये फाइन आर्ट हो या फिर जो भी मूर्तिकला, चित्रकला या फिर जो भी कार्य है उस कार्य में ये निपुण होते हैं। तो उस चीज को देख करके फिर ये डिसाइड किया जाता है कि ये प्रतिभाशाली है। नंबर 4 पॉइंट है नेतृत्व कौशल। इन बच्चों में नेतृत्व करने की क्षमता भी होती है। तो नेतृत्व क्षमता के आधार पर भी इन्हें इनके क्षेत्र को डिसाइड किया जाता है। तो ये बच्चे किसी भी ग्रुप में हो या फिर अपने समाज में हो, उस समाज का नेतृत्व करते हैं। इसमें जो 5वां पॉइंट है वो विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र। इन बच्चों में एक अलग से कोई भी मतलब क्षेत्र होता है, ये अपने शिक्षा का क्षेत्र होता है, वो सामान्य बच्चों से अलग होता है। ये अपना जो विषय, जो अपना शिक्षा होता है, अपने शिक्षा के क्षेत्र को ये दूसरे बच्चों से ये अलग चूज करते हैं, क्योंकि इन्हें जो स्ट्रिक्ट चीजें होती हैं वो ज्यादा इन्हें पसंद होती हैं। तो इन आधारों पर हम इन बच्चों के जो क्षेत्र है उसको हम डिसाइड करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अनुकूलन कैसे करेंगे। इनकी जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को अनुकूलित कैसे करेंगे, यानी इनके आने वाली जो अड़चनें होती है उसको समाधान कैसे करेंगे। तो इनमें से सबसे पहला पॉइंट जो है वो विभेदन, अर्थात इन्हें विभिन्न प्रकार से इन्हें क्या करना चाहिए, इनको अनुकूलित करना चाहिए। तो उसमें विभिन्न प्रकार से अनुकूलित करने में जो पहला पॉइंट है उनमें है ग्रुपिंग। अर्थात ग्रुपिंग के अंतर्गत क्या होता है कि इन बच्चों को जो भी टास्क दिया जाए, जो भी कार्य करने के लिए दिया जाए, वो इस प्रकार के बच्चों के साथ ग्रुप में करने के लिए दिया जाए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा साइंस में तीव्र है, कोई मैथ में तीव्र है या फिर कोई अलग अलग विषय में तीव्र है, तो इन बच्चों के साथ मिल करके इनको किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए ग्रुप में इनको कार्य टास्क दिया जाए। अगला जो पॉइंट है इनमें क्या करना चाहिए कि इन बच्चों को क्या करना चाहिए कि ओपन एंडेड, ठीक है, जो भी कार्य दिया जाए वो ओपन एंडेड यानी खुले विचार के रूप में, खुली दिमाग वाला जो टास्क होता है उस प्रकार के कार्य दिया जाए, ताकि अपनी जो प्रतिभा है उसका खुलकर प्रयोग कर सके और उसका वो मतलब अच्छे से यूज कर सके, अपने मन के हिसाब से वो उत्तर दे सके। अगला क्या है, इनमें जो नंबर 2 पॉइंट है विभेदी, जो विभेदन था, विभेदन के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है उसमें है त्वरण। अब त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई कार्य जल्दी से कराना,
थ्रोटल का मतलब होता है कि स्पीडली कोई काम करना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या करना है कि समृद्ध प्रोग्राम देना चाहिए। ठीक है, समृद्ध प्रोग्रेस, इसका मतलब ये होता है कि जो भी उनको दिया जाए उसके साथ साथ उन्हें और भी टास्क दिया जाए, और भी कार्य उसकी जुड़ी हुई और भी कार्य दिए जाए, ताकि वो एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य भी सीख सकें। तो इसीलिए उन्हें समृद्ध प्रोग्रेस कहने का मतलब है कि एक टास्क सीखें, उसके साथ साथ उन्हें और भी टास्क देने चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें है कि पुल पुट प्रोग्राम। ठीक है, पुल पुट प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें अपने क्लास के अलावा दूसरे क्लास में भी भेजना चाहिए। मान लीजिए इस क्लास में उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है तो उससे उच्च लेवल वाले क्लास में उनको भेजना चाहिए। अगर मान लीजिए एक बच्चा जो है इस क्लास में ज़्यादा प्रदर्शन परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको अगले क्लास में उसको पोस्टपोन्ड कर देना चाहिए, मतलब उसको छटका देना चाहिए, कहने का भाषा में होता है कि उसको उस क्लास से दूसरे क्लास में पहुंचा देना चाहिए। तो ये है, ये इसको कहते हैं पुल पुट प्रोग्राम। ठीक है, अब अगला पॉइंट है क्या होता है कि चुनौतियां क्या है। ठीक है, इनको क्या चुनौतियां नहीं करें बल्कि इनको जो भी कार्य दिया जाए वो चुनौतीपूर्ण हो, जो भी सामग्री दी जाए वो चुनौतीपूर्ण हो। सामान्य बच्चे तो चुनौती को उसी में फंसे पड़े रहते हैं, लेकिन ये बच्चे क्या होते हैं सामान्य कार्य को तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इन्हें वो कार्य दिया जाए जो इनके लिए चुनौतीपूर्ण हो तो वो ही कार्य सौंपे जाए। अगला है कि सोशल जो इनके क्या होता है कि इनको जो इमोशनली जो होता है वो सोशल इमोशनल के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या पॉइंट आता है। जो अगला पॉइंट है विभेदन के अंतर्गत जो तीसरा पॉइंट है इसमें सोशल इमोशनल जो होता है वो हम बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है कि ये क्या करते हैं, इनको काउंसलिंग कराना चाहिए। काउंसलिंग का मतलब होता है कि इन बच्चों में अगर जो प्रतिभाशाली बच्चे उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नजर आती है या इनकी प्रतिभा को आगे निखारना है, आगे बढ़ाना है, तो उन्हें किसी भी ऐसे विशेषज्ञ से कि यहाँ काउंसलिंग कराकर उनको उसी हिसाब से दिशा निर्देश कराना चाहिए। और फिर मेंटरिंग वाला पॉइंट है मेंटरिंग का मतलब ये होता है कि इनको उस हिसाब से रजिस्टर्ड करके क्या होता है इनकी देखभाल करना चाहिए तथा उस हिसाब से इनका देख रेख करके उनको उसी दिशा में उसको पुश किया जाता है। अब फिर क्या होता है, अगला थर्ड पॉइंट है इसमें कि इनको क्या किया जाता है, अलग अलग अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाती है। इनको जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें अलग अलग अवसर प्रदान किए जाएं ताकि ये अपने प्रतिभा का उचित उपयोग कर सकें तथा वो अलग अलग कार्यों का अनुभव प्राप्त कर सके, जिससे इनकी बुद्धि जो है वो थोड़ा प्रखर और दूसरे क्षेत्रों में भी प्रवीण हो सके। धन्यवाद। आइए हम समझते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों की क्या समस्याएं होती हैं। वैसे तो ये प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि प्रतिभाशाली होने के कारण इनमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, बल्कि इनमें समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें है अकेलापन एवं सामाजिक अलगाव। इन बच्चों में प्रतिभाशाली होने के कारण क्या होता है कि ये बच्चे सामान्य बच्चों से अधिक सोचते हैं तथा इनमें उन बच्चों से बुद्धि जो है तीव्र होती है, तो ये उन बच्चों में ज़्यादा घुल-मिल नहीं पाते, इसलिए इनमें एक तरह से अलगाव होता है, अकेलापन महसूस होता है तथा ये समाज से अपने आप को एक अलग मानते हैं, क्योंकि समाज जो है उन अलग सोच होती है, इनकी सोच अलग होती है। दूसरा पॉइंट इनमें है कि इनमें उदासीनता और तनाव। इन बच्चों में क्या होता है कि ये जब समाज से अलग होते हैं अर्थात सामान्य बच्चों की अपेक्षा इनमें जो गिफ्टेडनेस मानी प्रतिभाशाली जो है प्रतिभा इनमें ज़्यादा होती है, इसीलिए सामान्य बच्चों से जब ये घुल मिल नहीं पाता तो ये उदास हो जाते हैं, और उदास होने के साथ साथ क्या होता है इनमें एक तरह से तनाव पैदा हो जाता है, ये अपने आप को चिड़चिड़ा महसूस करने लगते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट है कि कम रुचिकर पाठचर्या। कम रुचिकर पाठचर्या तो क्या है कि जो भी पाठचर्या स्कूलों में बनाई जाती है वो सामान्य बच्चों के अनुरूप बनाई जाती है, तो वो जो पाठचर्या होती है इन बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं होती है। इन बच्चों को वो तो सिंपल लगता है, इसलिए उसमें वो बोरिंग महसूस करते हैं। तो जो भी पाठचर्या होती है वो इनके अकॉर्डिंग ना होने के कारण ये अपने आप को
वो क्या बोलते हैं, वो बोरिंग महसूस करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, नंबर 5वां पॉइंट है कि उम्मीदों, ठीक है, उम्मीदों का दबाव। क्या होता है कि इन बच्चों को जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो टीचर होते हैं वो ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं। तो ये बच्चे क्या होते हैं, हमेशा तनाव में पड़े रहते हैं कि हमें इतना परफॉर्मेंस करना है। तो परफॉर्मेंस के दबाव के कारण ये बच्चे क्या होता है, कभी कभी जो है वो एक तरह से दबाव महसूस करते हैं और दबाव में बिखर जाते हैं। अगला पॉइंट है अभिभावक और शिक्षकों, ठीक है, अभिभावक और शिक्षकों की क्या होती है, अनदेखी। इन बच्चों को क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, इनकी प्रतिभा का उचित रूप से इनका मदद नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, इनके अकॉर्डिंग उन्हें छोड़ देते हैं, उस पर कोई विशेष प्रकार का ध्यान नहीं देते। तो क्योंकि सामान्य बच्चों की तरह वो लोग सोचते हैं कि ये बच्चा भी होगा, उनकी जो भी भावनाएं होती है उन भावनाओं का कोई उतना मान सम्मान नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है कि भावनाओं का असंतुलन। ठीक है, क्या होता है कि इन बच्चों की जो भी भावनाएं होती हैं वो क्या होता है, वो उनकी असंतुलित होती है। ठीक है, समाज में सभी बच्चों की अलग अलग डिमांड होती है, लेकिन इनकी अलग डिमांड होती है। इसलिए क्योंकि ये बच्चे उच्च प्रतिभा के होते हैं तो अपनी प्रतिभा के अकॉर्डिंग लोग चीजें डिमांड करते हैं। तो सामान्य बच्चों को तो उनकी डिमांड की पूर्ति हो जाती है, परंतु इन बच्चों की डिमांड की पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए ये बच्चे क्या होते हैं, एक तरह से कुंठित महसूस करते हैं। अगला पॉइंट है उचित करिकुलम का ना होना। हमने पहले इस पर चर्चा कर चुका है कि इन बच्चों के लिए उचित करिकुलम नहीं होता, इसलिए ये भी क्या होते हैं, अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं तथा तनावग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी प्रतिभाशाली। आइए हम देखते हैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन बच्चों की जो समस्याएं थी उनका समाधान कैसे करेंगे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि शैक्षिक प्रणाली एवं करिकुलम में सुधार। प्रतिभाशाली बच्चों को लेकर जो स्कूलों में जो भी शिक्षक के जो अंदर जिस प्रकार की एक धारणा बनी होती है कि सामान्य बच्चों के साथ ट्रीट करना है, तो क्या करना चाहिए, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो इस विद्यालय प्रशासन हो, सबको प्रतिभाशाली बच्चों के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाना चाहिए। इनको थोड़ा उच्च लेवल का करिकुलम प्रोवाइड करना चाहिए, या तो फिर एक अलग से इन प्रकार के बच्चों के लिए अलग से विद्यालय स्थापित करना चाहिए। अब अगला पॉइंट में है कि परामर्श और मार्गदर्शन। इन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए था कि इन बच्चों को अलग से परामर्श और मार्गदर्शन देना चाहिए। जिस क्षेत्र में जो बच्चा ज़्यादा प्रतिभाशाली है उसके अकॉर्डिंग इन्हें उस विशेषज्ञ से इन्हें उस प्रकार का ट्रीट करना चाहिए, उस प्रकार का इन्हें मार्गदर्शन देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सामाजिक समावेशन। इन बच्चों को समाज में सभी बच्चों के साथ घुलने मिलने या सभी के साथ सहयोगपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। इन बच्चों को ग्रुप में खेलने के लिए, ग्रुप में किसी प्रकार का कार्य या टास्क करने के लिए इन्हें प्रेरित करना चाहिए, ताकि ये समाज में अपने मित्रों के साथ समावेशन कर सके, मिलजुल कर पढ़ सके। अगला पॉइंट इसमें है अनावश्यक अपेक्षा की कमी। हमने ऊपर बताया था कि इन बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग ज़्यादा इनसे उम्मीद रखते हैं, तो इनसे जितनी इनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ही इन्हें कार्य करने पर फोकस कर देना चाहिए, ना कि इनसे ज़्यादा अपेक्षा रखनी चाहिए। जो इनकी क्षमता है वो इस हिसाब से तो कार्य करेंगे ही, इन्हें ऊपर से किसी प्रकार का दबाव नहीं देनी चाहिए, जिससे ये बच्चे अपनी प्रतिभा के अकॉर्डिंग ये किसी भी कार्य को कर सकें। अब आइए देखते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए टीचर की क्या भूमिका है। तो जो शिक्षक होते हैं उन शिक्षक की भूमिका प्रतिभाशाली बच्चों को लेकर क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट इसमें है कि पहचान करना। विद्यालय में जो बच्चा प्रारंभ में जाता है तो शिक्षक को ये होना चाहिए कि इसमें से प्रतिभाशाली बच्चा कौन है, उसके हाव भाव, उसके
उसकी एक्टिविटी, उसके कार्य करने की क्षमता के आधार पर शिक्षक का यह दायित्व होता है कि उसकी पहचान करे और उसकी पहचान करके उसे उस हिसाब से ट्रीट करे। इसमें दूसरा पॉइंट है कि प्रोत्साहन देना। शिक्षक का काम क्या है कि अगर क्लास में, स्कूल में कोई बच्चा अगर अच्छा कार्य करता है, सामान्य बच्चों की अपेक्षा वो ज़्यादा दिमाग वाला है, ज़्यादा बौद्धिक रूप से सक्षम है, वो कोई अगर कार्य अच्छा से करता है तो उसको उस हिसाब से प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिए। जैसे शाबाशी व शाबाश, या फिर जियो, या फिर थैंक यू, इस प्रकार से उस बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर तीसरा पॉइंट है कि सक्रिय सहभागिता। इसमें क्या होता है कि शिक्षक को चाहिए कि बच्चे के लिए क्या करे, वो सभी बच्चों के साथ मिलजुल कर क्या करना चाहिए, वो कार्य करना चाहिए। सभी के साथ वो सहयोगपूर्ण कार्य करेगा तो क्या होगा कि उसमें जो है वो सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा तथा उसमें सहयोग की भावना बढ़ेगी और क्या बोलती है कि सभी बच्चों के साथ सोशल इंटरेक्शन होगा। तो इसलिए सहयोगपूर्ण वातावरण में वो फिर कार्य करेगा और सभी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहेगा। अगला जो पॉइंट है वो व्यक्तिगत मार्गदर्शन। जो बच्चा अगर प्रतिभाशाली है, उसमें बौद्धिक या फिर शारीरिक जिस प्रकार की भी कोई कार्य करने की क्षमता उसमें अधिक है, तो शिक्षक को चाहिए कि उसको मार्गदर्शन करे ताकि उसका वो उचित रूप से दिशा निर्देश हो सके। अगला पॉइंट है भावनात्मक सहयोग। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो प्रतिभाशाली होने के साथ साथ उसमें मतलब भावनात्मक अगर किसी प्रकार की कमी है तो उसको भावनात्मक रूप से उसको मतलब सहयोग देना चाहिए। उसे किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कहाँ पे किस प्रकार से उसको बिहेव करना है, किसके साथ कैसे रहना है, कैसे हंसना बोलना है, तो इस प्रकार की उसके भावनात्मक सहयोग देने का प्रयास शिक्षक को करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों को लेकर पेरेंट्स की क्या भूमिका है। तो पेरेंट्स की जो भूमिका होती है उस संदर्भ में बात करेंगे। तो नंबर 1 है समझदारी से पालन पोषण। जो भी गिफ्टेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे जो समान बच्चों से अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, तो इन बच्चों को कुछ ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने सामान्य बच्चों की अपेक्षा इन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान केयर करें और इन्हें जो है इनके अकॉर्डिंग इन्हें उचित सुविधाएं उपलब्ध कराएं। नंबर दूसरा पॉइंट है कि उचित मार्गदर्शन देना। इन बच्चों को क्या होता है कि ये बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, तो इन प्रतिभाशाली होने के कारण इन्हें एक निश्चित उनको दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि इन बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है तो उन्हें उचित रूप से काउंसलिंग करके उन्हें उचित रूप से इनके मार्गदर्शन करने के लिए इनको एक माहौल देना चाहिए ताकि ये बच्चे फ्यूचर में कुछ कर सकें। अगला पॉइंट है इनको सकारात्मक माहौल। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने घर में, अपने यहाँ वातावरण में सकारात्मक माहौल रखें, किसी प्रकार का कोई झगड़ा लड़ाई आपस में ना करें। जिससे क्या होता है इन बच्चों में सामाजिक रूप से चिड़चिड़ापन ना हो, ये अपने जो भी कार्य कर रहे हैं अपने कार्यों को लेकर इनमें किसी प्रकार का बिखराव ना हो, ये अपने शिक्षा को लेकर के जुड़े रहें। तो सामाजिक माहौल को व्यवस्थित और अच्छा रखना चाहिए। इसमें अगला पॉइंट है कि संसाधन की उपलब्धता। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को चाहिए कि इनसे रिलेटेड जो भी संसाधन है वो उनको उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे इन्हें जो भी प्रकार की जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो प्राप्त कर सकें तथा उस हिसाब से अपने टास्क को, अपने कार्यों को पूरा कर सकें। अगला पॉइंट है स्कूल और शिक्षक के संपर्क में रहें। जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको चाहिए कि वो अपने बच्चे के स्कूल से और उनके शिक्षक के संपर्क में रहें ताकि उन्हें ये गाइडेंस प्राप्त हो सके कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है विद्यालय में, घर में, रास्ते में। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने शिक्षक से और अपने स्कूल से हमेशा संपर्क में रहें।
ओके थैंक यू गाइज। टाइम बंद करो